नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ करंट अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब हम एग्री करंट अफेयर्स यानी एग्रीकल्चर के जो भी करंट अपडेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि आपका आईबीपीएस हो गया, और इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जैसे एनएससी, एनएफएल, नेफेड, डब्ल्यूडीआरए, ये जितने भी एग्जाम्स आपके कभी हो सकते हैं उन सभी के लिए ये सभी करंट अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें पहला है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। देर आर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। भारत में कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, एंड दे आर वेस्टर्न हिमालयस and eastern Himalayas, lower Gangetic Plains, middle Gangetic Plains, upper Gangetic Plains, and trans-Gangetic Plains, eastern Plate and Hills, central Plate and Hills, and western Plate and Hills, southern Plate and Hills, east coast plains and hills, west coast plains and hills, and Gujarat plains and hills, western dry region, and the last one is islands. ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भारत में हैं। इसके बाद एन एग्रो इकोलॉजिकल जोन इज कार्व्ड आउट ऑफ फ्रॉम एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इट इज द लैंड यूनिट दैट एक्ट एज ए मॉडिफायर टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। जो कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से ही बनाया गया है, और यह एक भूमि इकाई है, यह एक लैंड यूनिट है जो कि जलवायु और बढ़ती हुई अवधि की लंबाई के लिए एक संशोधक के रूप में कार्य करती है। और भारत में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। The agroclimatic zones has two major variants and they are climate and growing period. जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है उनके प्रमुख दो रूप है, जो कि जलवायु यानी क्लाइमेट और बढ़ती हुई अवधि यानी ग्रोइंग पीरियड है। एंड द एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैज 4 मेजर वेरिएबल्स एंड दे आर क्लाइमेट, सोइल टाइप, लैंड फॉर्म एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उसके प्रमुख चार चार चर है, जो कि जलवायु, मिट्टी के प्रकार, भू आकृतियां और बढ़ती अवधि की लंबाई इत्यादि है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। और इसके अलावा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है उनके दो मेजर वेरिएंट्स है, जो कि क्लाइमेट और ग्रोइंग पीरियड है। और जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है इसके चार मेजर वेरिएबल्स है, जो कि क्लाइमेट, सोइल टाइप, लैंड फॉर्म एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, ये सब है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज हेल्ड। जो बिम्स्टेक कंट्रीज की 8वीं मीटिंग है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की, उस मीटिंग के बारे में ये है। बिम्स्टेक कंट्रीज की जो ये मीटिंग हुई थी उसमें थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि सभी देशों के जो कृषि मंत्री है, जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स है, उन सभी ने इस मीटिंग में भाग लिया था, इस मीटिंग को अटेंड किया था। During this meeting, chairman highlighted the UN Food System Summit 2021 and transformational aspects that are happening across agriculture and food system globally. इस बैठक के दौरान, इस मीटिंग के दौरान जो चेयरमैन थे उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 जो है वो और विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों में हो रहे परिवर्तनकारी पहलुओं पर प्रकाश डाला था इस मीटिंग के दौरान। And he asked to enhance engagement and deepen cooperation among the BIMSTEC member states in the field of agriculture and allied sectors by increasing exchange of student, experts, knowledge and जर्मप्लाज्म। इसके अलावा जो चेयरमैन थे उन्होंने स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स, नॉलेज और जर्मप्लाज्म के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने और कृषि और संबंध क्षेत्रों में बिम्स्टेक सदस्य जो बिम्स्टेक के जो 8 कंट्रीज है उनके बीच जुड़ाव और सहयोग को गहरा करने के लिए भी उन्होंने कहा था। एंड ही फर्दर स्ट्रेस्ड ऑन एड्रेसिंग बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी कंसर्न्स एंड प्रमोटिंग डिजिटल एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ऑफ टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू डेवलप रेजिलाइंट एग्रीकल्चर, फूड सिस्टम एंड वैल्यू चेन्स। इसके अलावा उन्होंने जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और लचीला कृषि, खाद्य प्रणाली और मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए डिजिटल कृषि और प्रौद्योगिकियों के व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया था। एंड बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड ग्रेटर एंगेजमेंट्स ऑफ इंडिया in offering 6 lot of scholarship for master and PhD program in agriculture and other initiatives for capacity development and training। यानी कि भारत के द्वारा जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए 6 स्लॉट्स बनाए गए हैं स्कॉलरशिप के, वो भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम की भी अन्य बिम्स्टेक देशों ने सराहना की थी इस मीटिंग के दौरान।
And BIMSTEC was founded in 1997 with the objective of pursuing mutual trade, connectivity, and cultural, technical, economic development in the region. It earlier included six sectors that were technology, trade, energy, transport, fisheries, and tourism. And the sectors were later expanded to 14 areas of cooperation. And agriculture is one among the 14 सेक्टर्स. बिम्स्टेक की स्थापना जो है वो 1997 में की गई थी. इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो म्यूचुअल ट्रेड और कनेक्टिविटी था. इसके साथ ही कल्चरल, टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इस पूरे क्षेत्र में करना इस बिम्स्टेक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था. जब बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी तो उस वक्त इसमें 6 सेक्टर इंक्लूड किए गए थे जो कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फिशरीज और टूरिज्म थे. और जबकि बाद में कुछ समय बाद इन 6 सेक्टर को बढ़ाकर 14 कर दिया गया था. और जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो इन्हीं 14 सेक्टर्स में से एक है. एंड इट प्रोवाइड्स ए यूनिक लिंक बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. जो बिम्स्टेक है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक यूनिक लिंक स्थापित करता है, एक लिंक स्टेब्लिश करता है. द 5 countries that are India, Bangladesh, Bhutan, Nepal and Sri Lanka. These are from South Asia. जो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका है वो साउथ एशिया के देश हैं. वाइल 2 countries that are म्यांमार एंड थाईलैंड that are from साउथ ईस्ट एशिया. और साउथ ईस्ट एशिया के दो देश है वो है म्यांमार और थाईलैंड. The first meeting of BIMSTEC agriculture ministers was held on July 12, 2019 in Myanmar. जो बिम्स्टेक के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की, कृषि मंत्रियों की पहली मीटिंग हुई थी वो 12 जुलाई 2019 को म्यांमार में की गई थी. उसके बाद अगला की पॉइंट है इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2020 एंड 21 ग्रू 17.34%. यानी कि इंडिया का जो 2020 और 21 में एग्री एक्सपोर्ट है वो 17.34% की उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एज पर कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वधवा, the growth momentum in agriculture export is expected to be sustained during the current fiscal as well. And India experienced huge growth in the export of cereals, wheat, millets, non-basmati rice, maize and other core cereals. भारत ने जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में एक अच्छी बढ़त हासिल की है, एक अच्छी ग्रोथ की है. और भारत के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें शामिल है सीरियल्स, वीट यानी गेहूं, मिलेट्स, नॉन बासमती राइस और मक्का, और दूसरी जो कोर ग्रेन्स है वो सभी क्रॉप्स का भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है. द एक्सपोर्ट्स हैव टेकन प्लेस फ्रॉम सेवरल क्लस्टर्स फॉर फर्स्ट टाइम. और इसके बाद कुछ भारत में ऐसे क्लस्टर्स भी है जहां से पहली बार कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया गया है. फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मैंगोज फ्रॉम वाराणसी एंड ब्लैक राइस फ्रॉम चंदौली. यानी कि अब पहली बार भारत से फ्रेश वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट किया गया था. इसके अलावा वाराणसी का जो आम है उसे पहली बार एक्सपोर्ट किया गया. और इसके अलावा चंदौली का जो ब्लैक राइस है, काला धान है, उसे भी पहली बार एक्सपोर्ट किया गया था. एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मेराइन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट इंक्रीज्ड बाय 28.36% in 2020 and 21 as opposed to USD 23.23 billion in 2019 and 20. जो भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जिसमें कि मेराइन और प्लांटेशन प्रोडक्ट दोनों ही शामिल है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो 28.36% की बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है, जो कि 2019-20 में 23.23 बिलियन यूएस डॉलर था. एंड द लार्जेस्ट मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान एंड मलेशिया. जो इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन सभी के लिए एक अच्छा बाजार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, बांग्लादेश और यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया जो देश है, इन सभी देशों में भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो रहा है. और इसके अलावा अबाउट 18 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब, असम एंड कर्नाटका हैव फाइनलाइज्ड देयर स्पेसिफिक एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी. भारत के 18 स्टेट्स जिनमें कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब, असम और कर्नाटक इत्यादि शामिल है, इन लोगों ने अपना फाइनल स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है भारत को, ये राज्य अपने
अपने रीजन में किस प्रकार इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए फाइनल प्लान तैयार किया जा चुका है। एज पर द पॉलिसी 46 यूनिक प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन while 29 clusters level committee have been formed। और इसके अलावा 46 यूनिक प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर भी बनाए गए हैं जो कि एग्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा 29 क्लस्टर लेवल कमेटियां भी बनाई गई है जो कि इसकी मॉनिटरिंग करेगी और एग्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का कार्य करेगी। एंड इसके अलावा इंडिया रिसेंटली गेंड मार्केट एक्सेस फॉर पोमेग्रेनेट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑरेंजेस इन सर्बिया, मैंगोज एंड बासमती राइस इन अर्जेंटीना, मैंगो, बनाना एंड सोयाबीन ऑयल केक इन उज्बेकिस्तान, कैरेट सीड इन ईरान, व्हीट फ्लोर, बासमती राइस एंड टोमेटो, ओकरा एंड ऑनियन इन भूटान। इसके यानी कि भारत को कुछ अन्य देशों में भी उनका मार्केट एक्सेस भारत को भी रिसेंटली मिला है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया में अनार के लिए, पोमेग्रेनेट के लिए, और सर्बिया में ऑरेंजेस के लिए, एंड अर्जेंटीना में मैंगो और बासमती राइस के लिए मार्केट अवेलेबल करवाया गया है भारत को। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान में मैंगो, बनाना एंड सोयाबीन ऑयल केक के लिए मार्केट एक्सेस मिला है, और ईरान में कैरेट सीड्स के लिए, और भूटान में व्हीट फ्लोर, बासमती राइस, टोमेटो, ओकरा एंड ऑनियन, जो ये सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इनके लिए मार्केट एक्सेस भारत को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 20th May। This day is observed to create awareness about the importance of bees for this planet and nature. Also, World Bee Day is observed on 20th May to commemorate Anton Jensa। जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि बीज के लिए अवेयरनेस पैदा करना और इनकी इम्पोर्टेंस बताना कि जो बीज है वो हमारे प्लेनेट और हमारे नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वर्ल्ड बी डे जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एंटोन जेंसा को सम्मानित करने के लिए उनके सम्मान में भी 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। जो एंटोन जेंसा है, एंटोन जेंसा बोर्न इन स्लोवेनिया, इज सेड टू बी द पायनियर मॉडर्न डे बी कीपिंग टेक्निक्स। हर बर्थडे ऑल्सो कंसाइड्स विद द वर्ल्ड बी डे। एंटोन जेंसा जो है वो स्लोवेनिया में जन्मी थी और उन्हें पायनियर ऑफ मॉडर्न डे बी कीपिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है। और उनका जो बर्थडे है उसके दिन वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। बी कंजर्वेशन इज नेसेसरी एज दिस लिटिल क्रिएचर्स आर सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिएचर्स इन दिस प्लेनेट। जो मधुमक्खियां हैं, जो बीज है, वो इस प्लेनेट की, अर्थ की मोस्ट इंपोर्टेंट लिटिल क्रिएचर्स है। दे एक्ट एज पोलिनेटर्स एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द बायोडाइवर्सिटी। जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, वो पोलिनेशन में हेल्प करती है, वो एक नेचुरल पोलिनेटर्स का कार्य करती है। इसके अलावा जो हनी बीज है, मधुमक्खियां हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन और इम्प्रूव करती है by pollinating thousands of plants each day. According to the United Nations and Food and Agricultural Organizations means FAO, the bees population is under constant threat due to various human activities such as uses of pesticide, development of increasing into the natural habitats of bees, etc. यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि जो बीज है, जो मधुमक्खियां हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो अंडर थ्रेट है ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ मानव गतिविधियों के कारण इनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है, जैसे कि मानवों के द्वारा ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करना, अधिक केमिकल्स का यूज करना, और इसके अलावा विकास के नाम पर जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स है, उनके प्राकृतिक आवास है, वहां पर अतिक्रमण करना, कब्जा करना इत्यादि कुछ गतिविधियां हैं जिनकी वजह से हनी बीज पर, मधुमक्खियों पर खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद बी कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर। ऑल्सो एपियरी और बी यार्ड इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर बीज आर केप्ट। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो स्थान है, जो फार्म है जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है या रखा जाता है, उसे एपियरी या फिर बी यार्ड भी कहा जाता है। बी इंगेज्ड, लेट्स बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज इज द थीम फॉर वर्ल्ड बी डे 2021। जो वर्ल्ड बी डे 2021 विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 जो है, उसकी थीम है बी इंगेज्ड, लेट्स बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आप ध्यान से देखिए, देख लीजिएगा कि वर्ल्ड बी डे 2021 जो है उसकी थीम क्या थी। एंड आफ्टर दैट द यूनाइटेड नेशन is an organization whose main aim is to maintain world peace and security. The headquarters of the United Nations is situated in New York, USA.
and it was established on 24th of October in 1945 after World War II. UN has 193 member countries. यूनाइटेड नेशन जो कि वर्ल्ड बी डे जिसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा बी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है और इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। उस यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी और वर्ल्ड वार II के जस्ट बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन का जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है, वो दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना यानी शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेज फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय 140%। भारत सरकार के द्वारा जो उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी है उसे 140% तक बढ़ा दिया गया है। ऑन May 19, 2021, 19 मई 2021 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडीज टू Rs 1200 per bag. Earlier it was Rs 500 per bag. Thus the subsidies have been increased by 140%. 19 मई 2021 को भारत सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 500 रुपए पर बैग हुआ करती थी। और भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडीज बढ़ाई गई है वो 140% तक बढ़ाई गई है। The prices of fertilizers in the country are increasing at a fast rate. This is because price of ammonia, phosphoric acid, etc. are increasing internationally. They have increased by 60 to 70% internationally. भारत में पिछले कुछ समय से जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी, उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी। इसका मुख्य कारण जो है वो अमोनिया और जो फास्फोरिक एसिड है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है, इंटरनेशनल इनके प्राइस है, उनमें 60 to 70%, 60 से 70% की वृद्धि हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए भारत में बनने वाले फर्टिलाइजर्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई थी और इसे मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर वो प्राइस मेंटेन किया गया है ताकि किसानों को जो फर्टिलाइजर्स वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की दिक्कत ना हो। द एक्चुअल प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर बैग इज नाउ Rs 2400 with the earlier subsidies. The farmer would have got the fertilizer bag at Rs 1900 with the increased subsidy. The farmer will now get the bag at Rs 1200. This is the rate of which he was getting the fertilizer bag earlier. पहले इस सब्सिडी बढ़ाने से पहले किसानों को 1200 रुपए में एक डीएपी का बैग मिल रहा था, जो कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण सब्सिडी के बाद 1900 रुपए का मिलने वाला था। परंतु सरकार ने फर्टिलाइजर्स के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 140% जो उनकी सब्सिडी बढ़ा दी, उसके बाद किसानों को यह बैग 1200 रुपए में ही मिलेगा। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was spending Rs 80,000 crore for the chemical subsidies earlier. Now with the increases in subsidy, the government of India will spend an additional Rs 14,775 crore rupees. भारत सरकार के द्वारा पहले जो केमिकल सब्सिडीज थी उनके ऊपर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, परंतु अभी जो सब्सिडी बढ़ा दी गई है उसके लिए सरकार को 14,775 करोड़ रुपए अलग से इस पर खर्च करने होंगे। This is the second major step in the interest of farmer after government of India recently transferred Rs 20,667 crore to the farmer account under PM किसान। सरकार के द्वारा PM किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 20,667 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद ये दूसरा कदम सरकार के द्वारा किसानों के हित में उठाया गया है, जिसमें उन्हें उनकी सब्सिडी जो है बढ़ा दी गई है। And the government of India was following no denial policy. Under this policy, anyone shall purchase the subsidized fertilizer through point of sale machines. In August 2020, the government of India restricted the limit to 100 bags. Later in January 2020, the restriction was further increased to 50 bags per month per person. This was done as the government of India was left with no headroom to revise the prices. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा नो डेनियल पॉलिसी फॉलो की जा रही थी और इसमें कोई भी किसान जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन से फर्टिलाइजर बैग खरीद सकता है। और इसके अलावा अगस्त 2020 में भारत सरकार ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि जो लिमिट है फर्टिलाइजर खरीदने की उसको 100 बैग कर दिया गया था और बाद में इस रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाकर, इस लिमिट को बढ़ाकर 50 बैग पर पर्सन कर दिया गया था।
तो दोस्तों ये थी कुछ एग्रीकल्चर अपडेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि अपकमिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको इस प्रकार की अन्य जानकारी मिलती रहे।